बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग पढ़ेंगे असाइनमेंट और असाइनमेंट के उत्तर। और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कक्षा 9वीं के असाइनमेंट के प्रश्न के हल। आपको इन प्रश्नों के उत्तर सटीक और साफ अक्षरों में लिख कर ही अति शीघ्र स्कूल में जमा करना है। तो चलिए बच्चों बिना देरी के शुरू करते हैं असाइनमेंट कक्षा 9वीं गणित के हल। प्रश्न पहला बच्चों, प्रश्न पहला है, शून्य के आविष्कार पर प्रकाश डालिए। शून्य के आविष्कार पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, शून्य की संकल्पना वेदों में निहित है। ध्यान समझेंगे बच्चों, शून्य की संकल्पना वेदों में निहित है। ओम खम ब्रह्म अध्याय 40 मंत्र 17, इसमें खम शब्द का तात्पर्य आकाश और शून्य भी होता है। शून्य की संकल्पना का श्रेय महान संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणिनि तथा पिंगल को दिया जाता है। शून्य का आविष्कार वैदिक ऋषि गुत्समद, ध्यान से देखेंगे बच्चों, गुत्समद, वैदिक ऋषि गृत्समद या गुत्समद ने किया था। इस प्रकार का उल्लेख भी नहीं मिलता है हमको शास्त्रों में। शून्य के लिए एक चिन्ह निश्चित करने का सर्वप्रथम साक्ष्य बक्साली पांडुलिपि, कहाँ पर बच्चों, बक्सालू पांडुलिपि 300 से 400 ईस्वी में पाया जाता है। प्राचीन भारत की अंकी पद्धति में शून्य तथा इसके चिन्ह का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शून्य तथा इसके चिन्ह का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इतना उत्तर आपको लिखना है बच्चों। इतना उत्तर लिखेंगे, आपको दिए गए जितने भी अंक निर्धारित हैं वो पूरे अंक आपको प्राप्त होंगे। चलिए बच्चों चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है बच्चों, एक न्यूनन पूर्वमेय के प्रयोग से हल कीजिए। एक न्यूनन पूर्वमेय विधि के प्रयोग से आपको हल करना है। वैदिक गणित का प्रश्न है बच्चों। पहला सवाल है 57 गुणित 99। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, उत्तर के दो पक्ष हैं यहाँ पर, एक बायां पक्ष लेंगे और दूसरा दायां पक्ष लेंगे। हम इसे इस तरह से दो भागों में बांट देते हैं, एक तरफ को बायां पक्ष मान लेते हैं, दूसरी तरफ को दायां पक्ष मान लेते हैं। तो उत्तर का बायां पक्ष प्राप्त करना है तो आपको मालूम है कि विधि हमारा एक न्यूनन है। तो हम क्या करेंगे, बाएं तरफ की जो संख्या है बच्चों, जैसे 57 में हमको 1 माइनस कर देना है, और 57 में 1 माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा 56, ये 56 मिल जाएगा। 56 का मतलब है उत्तर का बायां भाग। यहाँ लिखेंगे हम उत्तर का बायां भाग। उत्तर का बायां भाग आपने क्या प्राप्त किया बच्चों, 1 घटा करके प्राप्त किया, 1 कम करके प्राप्त किया, इसलिए इसका नाम हो गया एक न्यूनन। ये पहला काम आपको करना है। दूसरा काम हमको उत्तर का दायां भाग प्राप्त करना है बच्चों। तो उत्तर का दायां भाग प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उत्तर का दायां भाग और दायां भाग प्राप्त करने के लिए जो हमको बाएं भाग में प्राप्त हुआ है 56, उसको दाएं भाग वाली संख्या अर्थात 99 से माइनस कर देंगे। 99 - 56 बराबर हमको मिल जाएगा 43, 43। कितना मिल गया बच्चों, 43। अब इसे आप मिलाकर लिख दीजिए, 5 6 4 3, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं एक न्यूनन पूर्वमेय से। और इतना ही आपको आंसर लिखना है बच्चों असाइनमेंट में जितना आपको बताया गया है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है बच्चों 345 गुणा 9 9 9 9, 5 बार आपको 9 लिखना है। अब यहाँ भी हमको क्या करना है बच्चों, उत्तर का बायां भाग और दायां भाग आपको बना लेना है। बायां भाग हम कैसे मालूम करेंगे, जैसे इससे पहले के सवाल में आपको बताया गया, उत्तर का बायां भाग। उत्तर का बायां भाग प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 कम करके लिखना पड़ेगा, अर्थात 345 में 1 कम कर देंगे तो मिल जाएगा हमको 344। ये हमको 344 जो प्राप्त हुआ है उत्तर का बायां भाग है। अब हमको प्राप्त करना है उत्तर का दायां भाग। ये दूसरा आपका विधि हो जाएगा, दूसरा कार्य हो जाएगा उत्तर का दायां भाग। उत्तर का जब हम दायां भाग प्राप्त करेंगे बच्चों, तो जो हमको प्राप्त हुआ है बाएं भाग में, उसको दाएं भाग की संख्या अर्थात 5 बार 9, इससे हमको 344 को माइनस कर देना है। तो 344 को जब माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा बच्चों 99655 मिलेगा। ये हमारा उत्तर का दायां भाग हो गया, 99655। और इस तरह से हम उसको मिलाकर लिख देंगे 3 4 4 9 9 6 5 5, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये कहलाता है एक न्यूनन पूर्वमेय विधि। आपको इतना ही उत्तर आपको लिखना है बच्चों। प्रश्न में केवल आपको हल करने के लिए कहा गया है, इसलिए हल करेंगे, उत्तर की जांच नहीं बोला गया बच्चों, इसलिए आपको उत्तर की जांच नहीं करनी है। अगला प्रश्न है बच्चों 1/5 व 1/7 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 1/5 व 1/7 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न तीसरा है बच्चों, 1/5 व 1/7। हमने जो कक्षा 7वीं में हल किया था वो बहुत सिंपल मेथड था बच्चों। आधार को समान कर लिए थे और एक निश्चित संख्या को ऊपर नीचे गुणा करके बीच की संख्याओं को लिख दिए थे।
पर इस मेथड से आप अगर बनाते हैं तो आपको, जैसे मान लीजिए प्रश्न 4 नंबर का है तो आपको 1 नंबर ही मिलेगा। तो उस विधि से आपको नहीं हल करना है, इसको हल करना है बच्चों जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। पहली परिमेय संख्या परिमेय संख्या निकालने का तरीका है बच्चों, दी गई परिमेय संख्याओं को पहले आप जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। 1/5 धन 1/7/2, 7 पंचे 35 आपका लघुत्तम आ जाएगा बच्चों। 7 एकम 7, 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा 7 धन 5 पूरे का बटे 2 दिया हुआ है। अब 7 और 5 जोड़िए बच्चों, कितना प्राप्त होगा? 7 और 5 जोड़ने से 12 प्राप्त होगा। 12/35 गुणित नीचे में 2 लिखा हुआ है, 1/2 हो जाएगा, तो 12 बटे हो जाएगा 35 दूनी 70। अब ये छोटा हो रहा है तो छोटा कर दीजिए, 2 से कट जाएगा, 2 छक्के 12 और 2 35 70 होता है। तो 6/35 हमको पहली परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। अब हमको दूसरी परिमेय संख्या मालूम करना है। तो दूसरी परिमेय संख्या मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, फिर इन्हीं दोनों को नहीं जोड़ेंगे, हम इनमें से कोई एक संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 1/5 को और उत्तर को ले लेंगे 6/35 को। प्रक्रिया वही है बच्चों, फिर आप इससे 2 से भाग कर देंगे। 35 और 5 का लघुत्तम 35 ही आएगा बच्चों। ये 35 हो गया, 5 सत्ते 35 और 35 एकम 35, तो ऊपर में 6 है तो 6 ही आ जाएगा बटे 2। अब यहाँ पर 7 और 6 जोड़ दीजिए, 7 6 हो जाता है बच्चों 13। 13/35 गुणित 1/2 अर्थात 13/35 दूनी 70। अब ये ऊपर में विषम संख्या है 13, नीचे में 70 सम संख्या, ये विभाजित नहीं होगी, तो ये दूसरी परिमेय संख्या हमको मिल गई। अब हम तीसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इनमें से आप 1/7 और 13/70 या 6/35 ले सकते हैं, या दोनों आंसर को ले सकते हैं, आपको जिसमें सुविधा हो, क्योंकि किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच बहुत सारी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात की जा सकती है। तो चलिए हम दोनों आंसरों को ले लेते हैं। तीसरी परिमेय संख्या हम क्या करेंगे, दोनों आंसर को ले लेंगे, अर्थात पहला आंसर था 6/35 और दूसरा आंसर है 13/70 पूरे का बटे 2। जो प्रक्रिया हम चलाते आ रहे हैं 13/2 करना है परिमेय संख्या मालूम करने के लिए, तो आपको करना ही पड़ेगा। 35 और 70 का लघुत्तम आएगा बच्चों 70, 35 दूनी 70 तो 2 छक्के 12 हो गया बच्चों। 70 एकम 70 ऊपर में हो गया 13 पूरे का बटे 2। 13 और 12 जोड़ देंगे बच्चों, 13 और 12 होता है 25, 25/70 गुणित 1/2, 25/70 गुणित 1/2 ये हमको मिल जाएगा। अब हम उसको आगे हल कर लेते हैं। 25/70 गुणित 70 दूनी कितना होता है बच्चों, 70 दूनी 140। अब इसको छोटा कर लेते हैं भाई, छोटा कर लेंगे तो कितना हमको मिल जाएगा, 25/140 को हल करेंगे तो ये कट जाएगा 5 से, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, 5/26 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमको मिल गया तीसरी परिमेय संख्या। 3 परिमेय संख्या हमको मालूम करनी थी। अब उत्तर हम लिखेंगे, अतः 3 परिमेय संख्याएं 6/35, 13/70 और 5/28। तो इस तरह से हम 3 परिमेय संख्याएं इसी प्रकार आपको ज्ञात करना है बच्चों, और इसी प्रकार आपको लिखना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए बच्चों चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न है बच्चों, P/Q के रूप में परिवर्तित कीजिए। पहला है 0.70 और 7 के ऊपर बार, और दूसरा है 3.127 और 7 में बार। तो सबसे पहले हम पहला की ओर चलते हैं, 0.70 और 7 के ऊपर बार। माना कि P/Q बराबर 0.70 और 7 के ऊपर बार। तो ये बार को जब हम हटाएंगे बच्चों तो 7 जिस पर बार है उसको बार लिखा जाता है, और ये हम इसको समीकरण पहला मान लेंगे। अब समीकरण पहला होगा, अब देखेंगे दशमलव बाद कितनी संख्याओं पर बार है, तो 2 अंकों पर बार है। तब हम क्या करेंगे, 2 अंक मतलब दोनों पक्षों में 100 का गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर 100 को गुणा करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 100 P/Q बराबर हो जाएगा 70.70 डॉट और ये हो जाएगा, हमको दूसरा समीकरण मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, दूसरे समीकरण पहला समीकरण को माइनस कर देंगे, घटा देंगे। समीकरण दूसरा में समीकरण पहला को घटाने पर, क्या करने पर बच्चों, घटाने पर घटा देते हैं। तो 100 P/Q में हम घटा देंगे 1 P/Q को बच्चों, और इधर 70.70 में हमको 0.70 को घटाना है। 100 में 1 घटाइए बच्चों, कितना प्राप्त हो जाएगा, 100 में घटा दीजिए, ये मिल जाएगा 99 P/Q बराबर, दशमलव बाद की संख्या बराबर है, कट जाएगी, बचेगा इधर 70। P/Q बराबर हो जाएगा बच्चों 70/99। तो इस तरह से हम पहले प्रश्न को हमने हल कर लिया है कि P/Q का मान होगा 70/99, अर्थात हम 0.70 बार को
0.70 बार को 70/99 के रूप में लिख सकते हैं। अब इसी में दूसरा प्रश्न है बच्चों, दूसरा प्रश्न है 3.127 और 7 के ऊपर बार। माना कि P/Q बराबर 3.127 और जिस पर बार है बच्चों उसको बार बार लिखते हैं, समीकरण पहला इसको मान लेंगे। अब चूंकि हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले कि कितनी संख्या है जिन पर बार नहीं है, तो दशमलव बाद 2 अंक ऐसे हैं जिस पर बार नहीं है। तो सबसे पहले हम 100 का गुणा कर देते हैं दोनों पक्षों में। 100 का गुणा करने पर, किसका गुणा करेंगे बच्चों? 100 का गुणा करने पर 100 का गुणा कर देते हैं भाई। तो 100 का गुणा करेंगे तो 100 P/Q हो जाएगा, और इधर 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 312.7777। ये हो गया समीकरण नंबर दूसरा। अब हम देखेंगे बच्चों ऐसी कौन सी संख्या है जिस पर बार है, वो है 7 को, जो अकेले है। अब क्या करेंगे? अब दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देंगे, क्योंकि बार एक ही संख्या में है। 10 का गुणा करेंगे, और 10 का जब गुणा करेंगे बच्चों तो हमको प्राप्त हो जाएगा 100 P/Q में 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 P/Q, और इधर 10 का गुणा करेंगे तो 3127.7777, ये इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। ये समीकरण हो जाएगा हमारा तीसरा। कौन सा समीकरण हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। अब हमको क्या करना है? समीकरण तीसरा में दूसरा को घटाना है। समीकरण तीसरा में दूसरा में दूसरा को घटाने पर हम घटा देते हैं भाई। 1000 में 100 घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा? 1000 में 100 घटाइए, जल्दी घटाइए। 1000 में 100 कितना मिलेगा बच्चों? 990। कितना मिलेगा? 900 मिलेगा। कितना मिलेगा बच्चों? 900 P/Q। और 3127 में 312 घटा दीजिए, क्योंकि दशमलव बाद की संख्या बराबर है, तो इसमें हमको मिल जाएगा 2815 मिल जाएगा। P/Q बराबर हो जाएगा बच्चों 2815 बटे हो जाएगा 900। ये कट रहा है तो काट देंगे बच्चों, कट रहा है 563 बचाएगा इधर, इसको काटने से हो जाएगा 180। और कट रहा है क्या बच्चों? नहीं कट रहा है, तो हमारा हो जाएगा P/Q बराबर 563/180। तो इस तरह से हमने P/Q के रूप में इसको भी व्यक्त कर लिया है। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 5वां की ओर। प्रश्न क्रमांक पांचवा है बच्चों, सरल कीजिए 2 धन करणी 3 बटे 2 ऋण करणी 3, धन 2 ऋण करणी 3 बटे 2 धन करणी 3, और करणी 3 ऋण 1 बटे करणी 3 धन 1। ये इस तरह से दिया हुआ है। हम क्या करेंगे? सबके हरों का परिमीकरण कर देंगे। 2 धन करणी 3, ध्यान समझिएगा बच्चों, 2 ऋण करणी 3 गलत नहीं लिखेंगे आप, असाइनमेंट में ध्यान रखेंगे। अब ये ऋण है तो इसका परिमीकरण जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा धन में, इस तरह से हो जाएगा धन। इसी प्रकार अगली संख्या इसका है, इसका हम परिमीकरण कर देंगे हर का, तो ये धन में है बच्चों, ये ऊपर नीचे ऋण करके इसका गुणा हो जाएगा। चिन्ह बदल कर गुणा कर देते हैं। आखिरी है 3/1, 3 धन 1। अब यहाँ पर बच्चों ऋण का गुणा कर देंगे आखिरी संख्या में, लास्ट वाले में ऋण 1 बटे ऋण 1। अब हम चलते हैं गुणा, ऊपर का ऊपर से नीचे का नीचे से गुणा हो जाएगा। 2 धन करणी 3, 2 धन करणी 3 2 बार आया है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, वर्ग कर दीजिए आप, बटे a ऋण b a धन b अर्थात a वर्ग ऋण b वर्ग। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं धन। यहाँ भी वही प्रक्रिया है, 2 ऋण करणी 3 स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, 2 का वर्ग ऋण करणी 3 का वर्ग। यहाँ पर देखिए करणी 3 ऋण 1 है तो करणी 3 ऋण 1 का वर्ग हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा करणी 3 धन करणी 3 का वर्ग ऋण 1 का वर्ग हो जाएगा। a धन b a ऋण b का हम सूत्र लगा देंगे बच्चों। अब a धन b होल स्क्वायर का फार्मूला लगाइए तो a स्क्वायर अर्थात 2 दूनी 4, b स्क्वायर अर्थात 3 धन 2ab अर्थात 4 करणी 3, पूरे का बटे हो जाएगा बच्चों 2 का वर्ग 4 करणी 3 का वर्ग 3 धन। इस प्रकार यहाँ भी हो जाएगा 2 दूनी 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अर्थात 4 करणी 3 माइनस में हो जाएगा, बटे 2 दूनी 4 ऋण 3 धन। यहाँ भी सूत्र लगा दीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अर्थात 2√3 अपान हो जाएगा बच्चों 3 ऋण 1। अब यहाँ पर देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं, 4 3 7 होता है, 7 धन 4 करणी 3 बटे 4 ऋण 3 धन, ये भी 7 हो जाएगा। 7 ऋण 4 करणी 3 बटे 4 में 3 घटा दीजिए बच्चों, या बाद में घटा दीजिएगा, वैसे लिख दीजिए। 3 में घटा दीजिए
3 में 1 जोड़ना है बच्चों, सॉरी 3 में 1 जोड़ना है, 4 हो जाएगा, 2 करंट 3 बटे 2 हो जाएगा। या 3 ऋण 1 बाद में घटा दीजिएगा तो भी चल जाएगा, एक लाइन और आप स्टेप बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4 ऋण 3 अर्थात 1 1 बचेगा, तो ऊपर की संख्या को लिख दीजिए, क्योंकि नीचे में 1 बच रहा है, नीचे के लिखने की जरूरत नहीं है। धन, अब यहाँ पर दोनों में 2 कॉमन निकाल दीजिए, 2 दूनी 4, ऋण का ऋण 3 बचेगा, बटे 3 में 1 घटाइए बच्चों, 2 बचेगा। ये 3 है, 3 में 1 घटा दीजिए, 2 बचेगा, ये 2 का हुआ कट गया। ये अब यहाँ धन में था, सॉरी बच्चों ये धन में था, ये धन में है, ये ऋण में है, कट गया। 7 और 7 कितना हो गया भाई, 14 हो गया। धन 2 ऋण करनी 3, 14 और 2 कितना होता है बच्चों, 14 और 2 होता है 16, 16 ऋण करनी 3, ये हमारा क्या हुआ बच्चों, आंसर हो गया। आपको इसी प्रकार साफ सुथरा हल करते हुए लिखना है बच्चों। अब हम चलते हैं आखिरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6वां, जिसमें हमको सिद्ध करना है। प्रश्न है बच्चों, सिद्ध कीजिए 1/1 धन x घात m ऋण n धन 1/1 धन x घात n ऋण m बराबर 1 हमको लाना है। इसमें बराबर से पहले बायां पक्ष है और बराबर के बाद को हम दायां पक्ष मानेंगे। हम चलते हैं सबसे पहले बाएं पक्ष की ओर, बायां पक्ष, और बायां पक्ष हो जाएगा 1/1 धन x घात m ऋण n धन 1/1 धन x घात n ऋण m। इस तरह से पहले हम इसको लिख लेंगे बच्चों। अब इसको हम ले लेते हैं एलसीएम, लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम में दोनों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ m ऋण n है, यहाँ n ऋण m है, तो समान नहीं है, इसलिए दोनों को हम लघुत्तम के रूप में ले लेंगे। ये इस तरह से हम इसको लिख लेंगे बच्चों। अब इनका गुणा 1 से समझ लीजिए, तो ये ऐसा लिख लीजिए आप, n ऋण m धन इसका भी 1 से हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। ये m ऋण n है, ये n ऋण m है, इसका ध्यान रखेंगे बच्चों। n और m बनाते समय आपको सावधानी रखना है, ये n है। अब क्या करेंगे इसके बाद बच्चों, इसके बाद हमको देखना है क्या बच रहा है, 1 और 1 हो जाएगा 2 धन, अब ये दोनों बच गया और दोनों को लिख दीजिए, x घात n ऋण m धन x घात m ऋण n, ये हमने दोनों को लिख दिया पूरे का बटे। फिर ये दोनों को लिख देंगे हम, 1 धन x घात m ऋण n, और दूसरे को स्टेप हो जाएगा 1 धन x घात n ऋण m, ये इस तरह से। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, हर एक में जो संख्या दी गई इनका गुणा कर देते हैं, 1 का दोनों से कर देंगे, फिर इसका भी हम दोनों से गुणा कर देते हैं। अब ये हो जाएगा बच्चों, गुणा करने से ऊपर को पहले तो जो का त्यों आप लिख लीजिए, 2 धन x घात n ऋण m धन x घात m ऋण n पूरे का बटे। अब 1 का गुणा करने से कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए वैसे को वैसे लिख देंगे, 1 धन x घात n ऋण m, ऐसा हो जाएगा धन। अब x घात m ऋण n का 1 से गुणा करेंगे तो वही प्राप्त होगा बच्चों, और इनका इससे गुणा होगा तो प्राप्त हो जाएगा x घात 0। x घात कितना प्राप्त हो जाएगा 0, क्योंकि n ऋण m है और n ऋण m है, दोनों कट जाएंगे बच्चों, हमको x घात 0 मिलेगा। किसी भी संख्या का शून्य होने से उसका मान कितना होता है आप सबको ज्ञात होगा बच्चों। ऊपर को 0 का त्यों लिख दीजिए, x घात n ऋण m, x घात m ऋण n पूरे का बटे 1 धन x घात n ऋण m धन x घात m ऋण n धन। अब किसी भी संख्या का शून्य उसका मान कितना होता है 1 होता है, हमने 1 लिख दिया वहाँ पर। अब क्या करेंगे, ऊपर को पुनः लिख दीजिए, 2 धन x घात n ऋण m धन x घात m ऋण n पूरे का बटे 1 और 1 हो जाएगा 2 धन, जो बच गया x घात n ऋण m बचा हुआ है और x घात बचा हुआ है m ऋण n बचा हुआ है। अब देखेंगे बच्चों, ऊपर और नीचे के पद पूरे के समान हैं, कट जाएगा, बचा कितना 1, और 1 जो आया है बच्चों वो दाएं पक्ष में हमको दिया हुआ है, और ये हो गया हमारा दाएं पक्ष, और सिद्ध भी हो गया, सिद्ध है। तो इस तरह से हम सवाल को सिद्ध कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल था, आपको कहीं से आंसर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहाँ पर आंसर दिया गया है, आप इसे पूरा हूबहू उतार दीजिए कॉपी में, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, 100% मिलेंगे। तो बच्चों ये था कक्षा 9वीं का असाइनमेंट, और निश्चित रूप से आप सबको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया बच्चों तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे बच्चों सितंबर के ये तो सितंबर का असाइनमेंट था, अब हम मिलेंगे अक्टूबर के असाइनमेंट में। तब तक के लिए नमस्कार।